नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है जयेश खारवा जी को और नितिन राजपूत जी को, जिनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी किसी कंपनी के एनालिसिस का वीडियो वर्जन चाहिए तो आप कंपनी का नाम कमेंट कर सकते हैं, उसे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हमने दो कंपनीज ओरिएंट रेफ्रैक्टरीज और बन्नारी अम्मान स्पिनिंग मिल्स को कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ओरिएंट रेफ्रैक्टरीज के बारे में। तो ये एक रेफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ये रेफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बताता हूँ। जैसे कोई मेटल है या मान लेते हैं स्टील है, उसके हमें रॉड बनाने हैं या फिर बर्तन बनाने हैं या कुछ भी मतलब प्रोडक्ट बनाना है उसका, तो हमें उसे एक शेप देना पड़ेगा, है ना। अब उसे शेप देने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। वो मेटल को हमें स्टील को मतलब जैसे स्टील के हमको बर्तन बनाने तो उसको हमको एक हाई टेम्परेचर पे हीट देना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो पिघलेगा। 1800 डिग्री या 2000 डिग्री इवन 3000 डिग्री तक के भी टेम्परेचर चाहिए होते हैं इसको मेल्ट करवाने के लिए। अब ये मेल्ट किधर होंगे? मेल्ट करने के लिए इनको भट्ठी में डालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भट्टियाँ इस तरीके की होती हैं कि चाहे कितनी भी गर्म रहे, लेकिन जमीन पर या इस भट्टी के बाहर उस गर्मी का उतना एहसास नहीं होता। 3000 टेम्परेचर भाई साहब बहुत होता है। अगर वो जमीन पर पड़ जाए उतना 3000 टेम्परेचर, जमीन लाल हो जाए, तो इस तरीके का टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री का। बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है। अच्छा, ये भट्टी के बाहर आता क्यों नहीं फिर? इतना मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो असर क्यों नहीं करता बाहर? अब ये किस वजह से होता है दोस्तों? क्योंकि जो रेफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस भट्टी के आसपास लगाए जाते हैं, जिससे अंदर का टेम्परेचर जो है वो बाहर ना आ सके, है ना। यही रेफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये कंपनी बनाती है दोस्तों। और ये कंपनी इंडिया में भी बिजनेस करती है और एब्रॉड में भी बिजनेस करती है। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ये कंपनी कैटर करती है, यानी कि जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं स्टील और आयरन इंडस्ट्री में जो भट्टियां होती हैं उसको बनाने में यूज किए जाते हैं दोस्तों। और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और भिवाड़ी में इसका, राजस्थान में जो भिवाड़ी पड़ता है वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। और इसके अलावा बता दूं दोस्तों, अभी ये जो कंपनी है महाराष्ट्र में भी आ चुकी है। और इस कंपनी का जो भिवाड़ी में प्लांट है वो 27 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। और इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 1986 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और 1 अप्रैल 2011 को इसका जो है आईपीओ आया था, यानी कि ये पब्लिकली लिस्ट हो गई थी। यानी इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे। ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। ओरिएंट रेफ्रैक्टरीज लिमिटेड कंपनी का नाम है। 320 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो इसका 162 है, 52 वीक हाई इसका 357 है। 51 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक मिड कैप में एंटर कर चुकी है ये कंपनी। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 5032 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स इसका 16.10 करोड़ इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो मार्केट में ट्रेड होते हैं। फेस वैल्यू इसका 1 है। प्राइस टू बुक इसका 6.36 है। प्राइस टू अर्निंग 37.71 है, थोड़ा सा ज्यादा है प्राइस टू अर्निंग इसका। डिविडेंड यील्ड इसका 0.78% है, यानी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है कंपनी। बुक वैल्यू इसका 50.30 है। कैश इसके पास में 119 करोड़ है और जीरो डेट ये कंपनी है दोस्तों। और प्रमोटर होल्डिंग इसमें 66.49% का है और अर्निंग पर शेयर इसका 8.49 है दोस्तों। अब इसके पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर किया जाए दोस्तों तो प्राइस टू बुक इसका जो है सबसे ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग भी इसका जो है सबसे ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर अगर इसका देखा जाए तो वो सबसे कम है, यानी कि कह सकते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से जो है कंपनी काफी ज्यादा महंगी है, ठीक है। और वैसे फाइनेंशियल अगर देखा जाए, एक जीरो डेट कंपनी है तो फाइनेंशियल के लिहाज से A1 कैटेगरी की कंपनी है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका जबरदस्त है, 21% और 29% रिस्पेक्टिवली। अगर इसके पीयर्स का देखा जाए तो IFGL जो कंपनी है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों पुअर है, काफी ज्यादा वीक है। और बात करें अगर मोर्गनेट जो इसका तीसरा पीयर है, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इससे अच्छा है दोस्तों। ये एक पॉजिटिव इस कंपनी के बारे में भी मेरे को दिखा रहा है जो तीसरी वाली कंपनी है। और 456 का इसका मात्र मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक भी इसका जो है इससे कम है। तो एक तरीके से इस कंपनी को भी हमें स्टडी करना चाहिए। अगर हमें टाइम लगेगा, मुझे अगर टाइम लगेगा पर्सनली, आप कमेंट कीजिएगा अगर इस कंपनी के बारे में मैं चेक करके फंडामेंटल्स वगैरह आपको बताऊं तो उसके बाद मैं इस कंपनी पर भी रिसर्च करूंगा। अब अगर बात करें इस कंपनी के पिछले 4 साल की ग्रोथ की तो 640 करोड़ का रेवेन्यू इसका 2018 में था, 770 करोड़ का रेवेन्यू इसका 2019 में हुआ बढ़ के, 2020 में हालांकि फ्लैट रहा
बल्कि थोड़ा सा कम ही रहा 710 करोड़ का। लेकिन यहाँ से इसने अभी जो है ऑलमोस्ट डबल का जंप कर दिया है। अभी अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो 1380 करोड़ तक का हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 90 करोड़ का प्रॉफिट जो था 2018 में था, उसी के आसपास का प्रॉफिट 2019 में भी था, उसी के आसपास का प्रॉफिट 2020 में भी था। लेकिन अभी बढ़ के जो है प्रॉफिट इसका 140 करोड़ हो गया, जो कि एक दूसरी पॉजिटिविटी इस कंपनी के बारे में देता है। अब इसके पास्ट की परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो आज के दिन में ये मामूली से बढ़त बनाए हुए स्टॉक, और 1 वीक में इसने माइनस में रिटर्न दिया 3.5% तक का, 1 मंथ में इसने 4% के रिटर्न दिया, 3 मंथ में 34%, 6 मंथ में 28%, ईयर टू डेट में 27%, 1 ईयर में 88%, 2 ईयर में 55%, 3 ईयर में 88%, 4 ईयर में 132%, 5 ईयर में 261%। यानी देखा जाए तो इसने लॉन्गर टाइम होराइजन में भी अच्छे रिटर्न दिए। अगर मीडियम टाइम होराइजन इसका देखा जाए उसमें भी इसने अच्छे रिटर्न दिए, शॉर्ट टर्म में भी ठीक ठाक इसने रिटर्न दिए हुआ। ओवरऑल कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक वगैरह ने इसके। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें मेजोरिटी है, जो कि 66.49% है, और प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का 10.26% का स्टेक है, एफआईएस का 1.47% का स्टेक है, और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो डच यूएस होल्डिंग का इसमें ऑलमोस्ट सारा स्टेक इसी कंपनी का है। डच यूएस होल्डिंग इसकी पेरेंट कंपनी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एल&टी म्यूचुअल फंड का इसमें 3.53% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआईज वगैरह का इसमें 14.1% का स्टेक है। ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसमें जो है 20.16% का स्टेक है। अब अगर इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखा जाए दोस्तों, तो रेड फ्लैग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, एफडी से भी अच्छे इसने रिटर्न दिए हुए हैं। सिर्फ ये जो है थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है। अब इसके फंडामेंटल्स हमने देख लिए दोस्तों, तो अब बात आती है कि हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना है। उसके लिए हमें इसका मंथली जो है लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन करना पड़ेगा और इसका ट्रेंड हमको देखना पड़ेगा। तो शुरुआत से कंपनी अप ट्रेंड में ही रही है, ठीक है। और जो 2013 में थोड़ा सा इसमें फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसने कंटिन्यू अच्छा किया, फिर ये कोविड का फॉल ये आपको दिखेगा, है ना। वैसे ओवरऑल कंपनी ने कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इसलिए इसका जो चार्ट पैटर्न है ऊपर की तरफ भी बना हुआ है, इसीलिए इसके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। डेट वगैरह कंपनी के पास में कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, फिर भी कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम के हिसाब से है। देखो स्टील इंडस्ट्री कभी बंद होने वाली नहीं है, खास करके स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है शायद उसका प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए रुक जाए, लेकिन ये एक एफएमसीजी तरीके का सेक्टर है दोस्तों जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है हर तरीके के जो स्टील होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब मेटल होते हैं, उसको मेल्ट करने का काम करती है, उसको मेल्ट करने के लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो स्टील के जो प्रोडक्शन है, बर्तन वगैरह का प्रोडक्शन कभी कम नहीं होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरिये वगैरह का प्रोडक्शन है वो कभी कम नहीं होने वाला है। और मेजरली ये स्टील और इस पे अपना आयरन पे ही काम करती है कंपनी। तो दोनों सेक्टर के जो ये है प्रोडक्शन है वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में बल्कि इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा। जिस तरीके से इंडिया में ही मतलब इसका प्रोडक्शन हो रहा था इंडिया के लिए, लेकिन अभी मेक इन इंडिया वाली थीम भी आ गई। तो मेक इन इंडिया के लिए बाहर की जो कंपनीज इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करेंगी, बाहर की जो कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी, जो अलग अलग तरीके की कंपनियाँ अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो वो यहाँ पर आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट भी इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि वो अपने प्लांट यहाँ पर लगाएंगे तो उनको भी इसके मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी काफी अच्छी है। और जैसा कि हमने देखा इस साल का जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा आया हुआ है ना। इस साल कंपनी ने पूरे साल में जो है डबल तक का सेल्स अपना किया हुआ है, रेवेन्यू भी इसने डबल किया हुआ है इस साल और प्रॉफिट भी डबल किया हुआ है। और शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आप इसमें अगर ऐसे प्ले करना चाहो ऐसे कर सकते हो, फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बाइंग चालू कर लो। अभी जैसे आपको इसमें आपको समझ आ गया इसका जो बिजनेस है वो, अभी आप इसमें क्या कर सकते हो 20-30% के हिसाब से, जैसे हमारा सिस्टमेटिक तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, उस तरीके से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे आपका क्या है कि डाउनसाइड रिस्क भी कम रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट का क्या है वोलेटाइल है, ये अपने परफॉर्मेंस की वजह से नीचे आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। स्टॉक जो है नीचे नहीं आएगा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, इंडिविजुअल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, लेकिन मार्केट में रिस्क बना हुआ है दोस्तों। अभी जो है कुछ टाइम से मतलब मार्केट जो है अभी एक वोलेटाइल रेंज में कारोबार कर रहा है, तो इसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है अपनी कि किस तरफ को इसको जाना है ना। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है, मिड कैप जो अभी एंटर की हुई है, इस तरीके की जो कंपनी होती है, इनको सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है डाउनफॉल का।
तो इस रिस्क को बचाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बने हुए हैं तो होल्ड करके रखो, नीचे आए तो एवरेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें प्ले कर सकते हैं। पूरा पैसा अभी इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मत करना आप बस। अब बात करेंगे बन्नारी अम्मान स्पिनिंग मिल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी बन्नारी अम्मान ग्रुप से बिलोंग करती है। बन्नारी अम्मान ग्रुप की अगर बात करें तो ये काफी पुराना अनुभवी ग्रुप है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आज की डेट में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में ये ग्रुप जो है काम करता है। ये एक कोयम्बटूर तमिलनाडु बेस्ड एक ग्रुप है और इस ग्रुप की कंपनीज की अगर बात करें तो बन्नारी अम्मान शुगर जो कि एक एक्सचेंज पे ये कंपनी भी लिस्टेड है, शुगर कंपनी है, ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है। और इसके अलावा अल्कोहल सेक्टर में इस कंपनी के इस ग्रुप की कंपनीज है। एक्सपोर्ट का काम ये करती है, ग्रेनाइट का प्रोडक्शन ये करती है, पावर सेक्टर में ये है, बायो प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये है, एजुकेशन में स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह भी इस ग्रुप के अंदर में आते हैं, फाइनेंस सेक्टर में ये ग्रुप है और फूड प्रोसेसिंग में ये ग्रुप है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक काफी रिच ग्रुप है। अब आते हैं बन्नारी अम्मान स्पिनिंग मिल्स पे। तो ये कंपनी दोस्तों एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कॉटन यार्न्स बनाती है। कॉटन यार्न्स क्या होते हैं कि जो कॉटन का जो कपड़ा रहता है उसमें जो यूज होने वाला धागा होता है उसे कॉटन यार्न्स कहते हैं। तो वो ये कंपनी बनाती है और इसके प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 20 मीट्रिक टन पर डे का जो है इसका प्रोडक्शन है। इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद 2007 में ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो गई थी, यानी कि कंपनी का आईपीओ आ गया था, यानी कि जो कंपनी के स्टॉक्स हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है किसी भी कपड़े की क्वालिटी या किसी भी धागे की क्वालिटी या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज करती है वो अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया या फिर अदर इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ स्टेट हो गए, यहाँ से इसका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट किया जाता है। और इसका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में भी है दोस्तों। इंडिया में तो है ही है, उसके अलावा काफ़ी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इजराइल हो गया, इजिप्ट हो गया, मॉरिशस हो गया, कोरिया हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया। तो इन कुछ कंट्रीज में ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है। इस कंपनी का टोटल 50% प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट होता है और रेस्ट जो 50% प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में यूज़ होता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया भी एक तरीके से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो यहाँ पे भी इस कंपनी के यार्न की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके पास 3,393 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब चलिए इसके फाइनेंस भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो बन्नारी अम्मान स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 72.60 का अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो इसका 38.25 है, 52 वीक हाई इसका 107 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 228.75 करोड़ है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। एंटरप्राइज वैल्यू 869 करोड़ है जो कि काफी ज्यादा है दोस्तों मार्केट कैप की तुलना में। ये एक पहला नेगेटिव इसका ये सामने ही मिल गया, फाइनेंस की स्टार्टिंग करते ही मिल गया कि ये जो कंपनी है हैवी डेट है इस कंपनी के पास में है। तो ऐसी कंपनी में जो है मेरी राय तो यही रहती है दोस्तों कि आप इन्वेस्ट ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी देख लेते हैं इसके, फिर लास्ट में इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या करना है इसमें। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 33.15 करोड़ ट्रेड होते हैं मार्केट में। प्राइस टू बुक वैल्यूएशन अच्छा है, बुक वैल्यूएशन नीचे कंपनी है। फेस वैल्यू इसका 5 है और डिविडेंड यील्ड इसका 0% है, यानी डिविडेंड देती नहीं है कंपनी। बुक वैल्यू 95.83 इसका है। कैश इसके पास में 35.92 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर माइनस में। प्रमोटर होल्डिंग 55.55% है। डेट इसके पास में 676 करोड़ है, यानी कि देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से 3 गुना ज्यादा इसके पास में डेट है दोस्तों। आरओसी इसका 8.10% है, आरओई 1.89% है, सेल्स ग्रोथ 3.46% माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ 75.05% माइनस में है। अब देखो इसका आरओई कितना है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जो है 1.89% है, ठीक है। और इसके पास में जितना डेट है उसका अगर इसको लोन देना पड़ रहा होगा तो कितना परसेंट, 17-18% का लोन जाता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट जाता है। तो इसका क्या रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अगर है तो फिर ये तो लॉस में जाएगी आगे आने वाले टाइम में। तो इसका जो है मेरे को कोई प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है इसके फाइनेंस वगैरह देखना। और पीयर्स के साथ में भी कंपैरिजन करके कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 0 का इसका पी है, यानी कि लॉस बना रही है कंपनी। आप प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ भी देख लो, इसका नेगेटिव में ही है। लास्ट 3 साल का एवरेज देख लो, 5 साल का एवरेज देख लो या इस साल का देख लो, किसी भी चीज में ये फिट नहीं बैठता दोस्तों। आरओसी इसका देख लो कितना कम है, आरओई देख लो कितना कम है।
और प्रमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए 55 का इसका प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक का जो है 44.45% स्टेक है इसमें। वैसे इसके लेवल की एक अच्छी कंपनी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इसमें से एग्जिट करके उसमें कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ये थोड़ा देख लेते हैं पहले, मैं नेगेटिव तो आपको बताऊं ताकि आपको पता तो लगे कि यह कंपनी क्या है करके, इसमें इन्वेस्ट करके कुछ आउटपुट हमें मिलना है क्या नहीं करके। अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। रीजन, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे कर दे रही है कंपनी, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न क्या देगी यार ये। और अगर कंपनी जो है डिफॉल्ट होती है तो इसका जो करंट लाइबिलिटी और एसेट का रेशियो है वही बराबर नहीं बैठता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बोरोइंग इसका जो है कंटिन्यू बढ़े ही जा रहा है, और कैश रिजर्व इसके पास में एक लिमिटेड ही है ना, और डेट इतना ज़्यादा है तो यार कुछ बताने की और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर इसको अदर पैरामीटर्स पे देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर है कंपनी, एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए नहीं है, डिविडेंड भी अच्छा देती नहीं है। एंट्री पॉइंट बोल रहा है कि ठीक ठाक है, वो इसलिए क्योंकि एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। बन्नारी अम्बान ग्रुप जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, एक रिच ग्रुप है, तो उसके हिसाब से आप अगर इसमें इन्वेस्ट करो तो इमोशनली तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मतलब कुछ आउटपुट आपको इसमें मिलेगा। रेड फ्लैग वगैरह वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, कोई मतलब है क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करके? पूरा डाउन ट्रेंड में इसका चार्ट है यार। आप शॉर्ट टर्म का देख लो चाहे ये डाउन ट्रेंड में है, और लॉन्ग टर्म का देख लो तो ये डाउन ट्रेंड में। एक पहाड़ की चोटी से जैसे एकदम मतलब नीचे गिरा हुआ है ना, उस तरीके से चार्ट पैटर्न बना हुआ है। इससे अच्छा तो आप यस बैंक में इन्वेस्ट कर लो यार, वो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम उसको एक गवर्नमेंट कंपनी ने तो ओवरटेक किया हुआ है यार। कम से कम उसके पास में तो वो कंपनी है, एसबीआई जैसी कंपनी के पास में है ना, तो उसमें फिर भी वो दिक्कत है। इसमें तो पूरा डिफॉल्ट रिस्क है ना। अगर आप इसमें पैसा रखते हैं, मान लो कम हो सकता है 1-2 साल में अपने आप को डिफॉल्ट घोषित भी कर दे, जिस हिसाब से इसकी बुक है कुछ कह नहीं सकते। इस तरीके की कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, खास करके जिसमें ज़्यादा डेट है। अब इसमें ये अगर मतलब अपने प्रॉफिट जितना अभी कर रही है ना, उसका 10 गुना 12 गुना भी प्रॉफिट कर ले, तो उसका इंटरेस्ट इसको इतना जा रहा है कि मतलब क्या बताऊं, अभी इंटरेस्ट इतना उसका हो रहा है तो, है ना। तो कोई मतलब नहीं यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करके। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, अंबिका कॉटन एक कंपनी है, उसमें भी डेट है बट उतना नहीं है, छोटा है, लेकिन इसी के तरीके का बिजनेस करती है वो, ठीक है। डेट उसके पास में ज़्यादा नहीं है, 40-50 करोड़ या 100 करोड़ उसके पास में डेट है। जितना उसका मार्केट कैप है उसका मतलब 10% भी उसके पास में डेट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है कि यार फिर उसमें आप इन्वेस्ट करो। सेम तरीके का बिजनेस करती है वो भी। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा अपने अंबिका कॉटन वाला जो फंडामेंटल है उसका, वो आप चेक कर सकते हो। वो A1 कैटेगरी की कंपनी है दोस्तों, अगर इन्वेस्ट ही करना आप उस कंपनी में करो। और टेक्सटाइल में नो डाउट ग्रोथ अच्छी होने वाली है, लेकिन कंपनी पकड़ो अंबिका कॉटन जैसी या उसके तरीके की दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। लेकिन ये कंपनी में आपका पैसा डूबेगा, चाहे इंडस्ट्री कितना भी ग्रो करे, लेकिन ये कंपनी आपको पैसा बना के नहीं देने वाली है दोस्तों। ये लिख के ले लो आप मेरे से, तो फायदा नहीं है कुछ। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वो टाइम की आपकी बचत होगी। वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। आपको जो बेसिक आइडिया चाहिए होते हैं स्टॉक को लेके, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इससे आपकी टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का जो है खुद से भी आप ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।